आज हम लोग 2020 का तीसरा सेट करेंगे एक्सयू। ठीक है, तीसरे सेट में आप देखें, सबसे पहला क्वेश्चन ऑप्शनल क्वेश्चन है। मैं पढ़ता हूं, आप भी ध्यान से सुनिए। लिखा है विद्युत विभव का मात्रक क्या होगा। बताएं विद्युत विभव का मात्रक क्या होगा। जूल प्रति कूलॉम। वैसे तो वोल्ट भी कहते हैं इसी को। V का फॉर्मूला होता है W/Q। तो W का यूनिट होगा जूल और इसका यूनिट होगा कूलॉम, या इसी का दूसरा नाम वोल्ट लिया जाता है। ठीक है, तो हमारे पहले क्वेश्चन का ऑप्शन कौन रहेगा। फर्स्ट ऑप्शन ही सही है। फिर तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, जिसमें लिखा हुआ है जूल प्रति कूलॉम। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 नहीं, सॉरी, ये था क्वेश्चन नंबर 1 का और ये होगा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, यदि एक कार्बन प्रतिरोधक का प्रतिरोध 45 × 10⁻⁶ ±10% है। 45 × 10⁻⁶ ±10% ओम है, तो इसके बाईं से दाईं ओर के वर्णक्रम क्या होंगे। क्या आपको कार्बन प्रतिरोध के वर्णक्रम याद हैं। कार्बन प्रतिरोध के जो वर्ण कोड होते हैं वो कुछ ये क्रम उनका रहता है। इनको याद करने का आपको जो एक इजी मेथड बताया गया था बेटा, वो था B.B. रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ। याद है आपको, नहीं याद है। चलिए देखिए, मैं लिख देता हूं क्या बोला मैंने। B.B. रॉय, यहां तक पहुंच गए। ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ। देखो इसमें कौन कौन से लेटर्स यूज किए गए हैं बेटा, मैं आपको बताऊं। ये इस बी से क्या है, ब्लैक, इस बी से ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो। फिर इसका यूज हमने नहीं किया। इसके बाद इसका ग्रीन, इसका ब्लू, फिर इसका यूज नहीं हुआ। वी वॉयलेट, जी ग्रे एंड लास्ट डब्ल्यू वाइट। तो कार्बन रेसिस्टर्स के जो कलर कोड है ना, ये एक तरीका है, आप याद कर सकते हैं। बढ़िया, फिर से B.B. रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज़ वेरी गुड वाइफ। और इसमें कौन से लेटर को यूज करके कौन सा कलर बनाया है, ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। इसके बाद इनके लिए जो नंबर यूज किए जाते हैं वो 0 से स्टार्ट करेंगे, 1 से नहीं। 0 से स्टार्ट करेंगे, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से देखें, इसका ये दिया गया है और जो परसेंटेज ऑफ टॉलरेंस देते हैं उसमें अगर गोल्डन कलर की पट्टी बनी हुई है, गोल्डन पट्टी, तो याद करिए टॉलरेंस का परसेंटेज 5% होगा। अगर सिल्वर स्ट्रिप बनी हुई है तो 10% होगा, और अगर कोई कलर नहीं बना हुआ है तो कितने परसेंट का टॉलरेंस रहेगा, 20%। ठीक है, तो इस तरह से ये कार्बन के रेसिस्टर्स के वर्ण कोड हैं। ठीक है, कलर कोड इनको बोला जाता है। अब जो हमारी क्वेश्चन में दिया गया है 45 × 10⁻⁶ ±10%, तो इससे आपको ये पूछा जा रहा है कि अगर रेसिस्टेंस इतना हो
तो बाएं से दाईं ओर उनके कलर बताइए। देखो सबसे पहले बेटा क्या यूज किया गया है, 4। 4 के लिए कौन सा कलर होगा, येलो। तो सबसे पहले कौन सी पट्टी बनी होगी, येलो कलर। इसके बाद कौन सा नंबर यूज हो रहा है, 5। 5 के लिए ग्रीन। अच्छा, इसके बाद 10 टू द पावर में जो नंबर है इसके लिए देखो कौन सा कलर आता है, 6 के लिए। 6 के लिए ब्लू। और उसके बाद प्लस माइनस 10% टॉलरेंस है। 10% टॉलरेंस है, मीन्स जो फोर्थ बैंड होगा वो फोर्थ बैंड सिल्वर कलर का होगा। अब आप अपने आंसर में मिलाएं कौन सा आंसर मैच कर रहा है, पीला, हरा, नीला, चांदी। पीला, हरा, नीला, चांदी, फर्स्ट। समझ आया? तो इसका आंसर फर्स्ट होगा, जिसमें लिखा हुआ है पीला, हरा, नीला और चांदी रंग, सिल्वर कलर। अब आप ये बताएं ये चीज समझ आई कि नहीं आई आपको, आ गई? फिर से एक बार कलर कैसे याद रखेंगे, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ। इसमें मैं आपको बताऊं 3 जगह पर बी आ रहा है और 2 जगहों पर जी मिलेगा आपको। तो जो पहला बी होगा दिस इज फॉर ब्लैक ब्राउन, और जो थर्ड बी होगा वो ब्लू के लिए रहेगा, ब्लैक ब्राउन, और तीसरा बी ब्लू के लिए। जो पहला जी रहेगा वो ग्रीन और दूसरा जी जो रहेगा वो ग्रे। बाकी सबके सिंगल सिंगल लेटर। 0 से स्टार्ट करेंगे। परसेंटेज ऑफ टॉलरेंस के लिए ये चीज याद रखेंगे, गोल्डन कलर का बैंड है तो 5% टॉलरेंस, सिल्वर कलर है 10%, नो कलर 20% टॉलरेंस। समझ आ गया आपको? और इस तरह से सबसे पहले 4 मिला, 4 के लिए येलो लगाया हमने, 5 मिला, 5 के लिए ग्रीन। फिर इसके बाद ये नहीं देखा जाता, पावर देखी जाती है 10 की में कितने लगा हुआ है। अगर 6 है तो 6 के लिए ब्लू, और लास्ट में 10% टॉलरेंस है तो सिल्वर कलर। और जैसे हमारे आंसर ने जो भी ऑप्शन ने हमारे मैच किया वही हमने यहां पर टिक कर दिया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का। आई होप कि ये चीज आपको समझ आ गई होगी, पढ़ चुके ही हैं आप, याद करना है बस एक बार आपको। 3rd नंबर है 10 ओम प्रतिरोध तथा 10 हेनरी स्वप्रेरकत्व की एक कुंडली। 10 ओम प्रतिरोध है तो R इज इक्वल टू 10 ओम, और 10 हेनरी प्रेरकत्व की एक कुंडली 50 वोल्ट की बैटरी से जोड़ी गई है। जो बैटरी का वोल्टेज दिया गया है दैट इज 50 वोल्ट। कुंडली में संचित ऊर्जा कितनी होगी? देखिए बेटा, कुंडली में संचित ऊर्जा के लिए जो फॉर्मूला लगता है उसमें होता है 1/2 Li0 स्क्वायर। Li0 स्क्वायर, ये कुंडली है ना, संधारित्र होता तो 1/2 CV स्क्वायर लगाते। कैपेसिटर में कितनी ऊर्जा संचित होती है? 1/2 CV स्क्वायर। और कुंडली में संचित ऊर्जा का मान क्या होता है? 1/2 Li0 स्क्वायर। जहां पर L कुंडली का स्वप्रेरकत्व है तो वो तो हमें मालूम है। I0 क्या है? अंतिम स्थायी धारा। अंतिम स्थायी धारा, तो धारा चाहिए तभी हम कर सकते हैं ये क्वेश्चन। तो उसके लिए मैंने I0 का फॉर्मूला लगाया V/R। यहां से क्या निकल आएगी? करंट। तो I0 इज इक्वल टू V इज 50 वोल्ट, R इज 10 ओम, देन I0 विल बी 5 एम्पियर। 5 एम्पियर की करंट होगी। और अब कुंडली में संचित ऊर्जा, कुंडली में संचित ऊर्जा के लिए फॉर्मूला होता है 1/2 Li0 स्क्वायर। तो 1/2 L की जगह पर क्या लिखेंगे? 10 हेनरी, और I0 स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर देंगे तो 25। 2 से इसको कैंसिल करेंगे 5, देन U इज इक्वल टू 25 5 आर, एंड बिकॉज दिस इज एनर्जी एंड यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल,
सो आवर आंसर विल बी 125 जूल। आंसर कौन सा ऑप्शन सही मिलेगा? फर्स्ट। अरे वाह, अभी तक जितने भी क्वेश्चन हम लोग करें सबके फर्स्ट पार्ट ही सही आ रहे हैं भाई। चलिए और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 घा। इसके आंसर पे आते हैं भाई। लिखा हुआ है कागज की शीट पर एक स्याही का धब्बा है। कागज की एक शीट है, उस पर स्याही का एक धब्बा लगा हुआ है, स्पॉट लगा हुआ है। धब्बे के ऊपर 6 सेंटीमीटर मोटा और 1.5 अपवर्तनांक का कांच का गुटका रख दिया जाता है। तो ये कागज की शीट है, इस शीट पर ये ऐसा धब्बा लगा हुआ है, ये धब्बा लगा हुआ है कागज की शीट पर, ठीक। और उसके ऊपर 6 सेंटीमीटर मोटाई की एक कांच का गुटका रख दिया गया। ये ऐसा इस धब्बे के ऊपर 6 सेंटीमीटर मोटाई का, ये टोटल जो इसकी मोटाई है दैट इज 6 सेंटीमीटर मोटाई का एक कांच का गुटका रख दिया गया है। धब्बे के प्रतिबिंब का विस्थापन क्या होगा? अब ये जो कांच का गुटका है इसके ऊपर से हम देखेंगे तो ये वही कंडीशन आ गई है। इसमें आपने अपवर्तन में एक आर्टिकल पढ़ा था आभासी गहराई का, याद करें थोड़ा सा। आभासी गहराई कि अगर जल में किसी बर्तन में पानी भरा हुआ है, साफ स्वच्छ पानी, और उसमें हमने एक कॉइन डाल दिया तो वो कॉइन जाके नीचे उसकी बॉटम पे बैठ जाता है। फिर जब आप ऊपर से देखते हैं तो उसकी गहराई उतनी हमको नहीं दिखती जितनी एक्चुअली उसकी होती है। गहराई कुछ कम दिखती है। क्या रीजन है इसके पीछे? प्रकाश का अपवर्तन। तो उसमें हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, एन बराबर वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई। ये एक फॉर्मूला पढ़ा गया था। आपको याद नहीं आ रहा लगता है? याद आ रहा है? नहीं आए तो आज घर जा करके कॉपी पलट के देख लियो एक बार, ठीक है। बड़ा बढ़िया आर्टिकल रहा था ये। तो आभासी गहराई का फॉर्मूला क्या रहेगा? वास्तविक गहराई बटे अपवर्तनांक, ठीक। अब ध्यान से देखो, ये पूरी सिल्ली की मोटाई बता दी 6 सेंटीमीटर, इसका मतलब ये वास्तविक गहराई है। अब उन्होंने हमसे पूछा कि यह धब्बा कितना शिफ्ट हो जाएगा, कितना विस्थापित हो जाएगा। तो जब आप ऊपर से देखेंगे तो ये धब्बा हमको कहीं यहीं पर दिख जाएगा अपवर्तन के कारण। तो ये इसकी कौन सी गहराई होगी? ये वाली, ये इसकी आभासी गहराई और ये इसकी वास्तविक गहराई है। अब देखो, रियल डेप्थ ये है, एपेरेंट डेप्थ ये है। इसका मतलब है रियली तो स्पॉट यहां पर बना है, वो इतना शिफ्ट हो गया। आप ऊपर से देखें तो दिखना उसको यहां चाहिए था, लेकिन वो आपको कहां पर दिख रहा है? यहां पर दिख रहा है। इसका मतलब इतना ऊपर खिसक आया कि नहीं खिसक आया? तो इसको कैसे निकालेंगे? उसके लिए पहले हम स्मॉल h निकालना चाहते हैं। तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे हम। कैपिटल H रियल डेप्थ 6 सेंटीमीटर, अपवर्तनांक 1.5 दिया गया है 1.5, देन H इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। इसका मतलब है ऊपर से 4 सेंटीमीटर गहराई पर आपको दिखेगा। अब थोड़ा सा सोचिए, एक्चुअली वो इंक का स्पॉट कितनी गहराई पर है? 6 सेंटीमीटर पर, लेकिन ड्यू टू रिफ्रैक्शन इट इज अपीयरिंग एट द डेप्थ ऑफ 4 सेंटीमीटर ओनली। अपवर्तन की वजह से ये केवल 4 सेंटीमीटर गहराई पर दिख रहा है हमको। तो कितना ऊपर खिसक आया? 2 सेंटीमीटर। बात समझ आई आपको? फिर से, रियल या वास्तविक गहराई कितनी है? 6 सेंटीमीटर। अपवर्तन की वजह से ये हमको 4 सेंटीमीटर पर दिख रहा है, तो कितना खिसक गया? 2 सेंटीमीटर। शिफ्ट इसका 2 सेंटीमीटर हुआ है। अब आप देखें इसका कौन सा ऑप्शन सही निकलेगा? सेकेंड ऑप्शन सही निकलेगा, जिसमें लिखा है 2 सेंटीमीटर। इतना शिफ्ट हो गया है ये। बात समझ आई या नहीं आ पाई आपको?
आ गई। तो शिफ्टिंग ऑफ इमेज, शिफ्टिंग ऑफ इमेज इज इक्वल टू 6 माइनस 4 दैट इज 2 सेंटीमीटर। देखो मैं कर दे रहा हूं एग्जामिनेशन में, ऑप्शनल क्वेश्चन में बस ऐसे ही आपको लिखना है, सॉल्यूशन दिखाना नहीं है। आप कहीं भी रफ कॉपी में करके निकाल लो, इसके बाद केवल आंसर आपको लिख देना है बस। अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 अंगा, आंसर लिखा है दो स्रोत कला संबद्ध होते हैं यदि वे तरंगे उत्पन्न करते हैं। कला संबद्ध तरंगे में क्या गुण होते हैं? आवृत्ति बराबर होनी चाहिए, तरंग दैर्ध्य बराबर होनी चाहिए और कलांतर नियत रहना चाहिए, है कि नहीं? तो इसमें तो कौन कौन से गुण मिल रहे हैं? इसमें एक समतल तरंग दैर्ध्य की, एक समान तरंग दैर्ध्य। समतल की जगह फिर क्या कर सकते हैं आप? समान। देखो कला संबद्ध प्रकाश स्रोत कौन से होते हैं, या कला संबद्ध तरंगें कौन सी होती हैं? जिनके तरंग दैर्ध्य बराबर हो, आवृत्ति भी बराबर हो और कलांतर उनका नियत रहे। कलांतर हो चाहे जितना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो है वो कांस्टेंट बना रहे। इसलिए हम ये बोल सकते हैं, देखो फर्स्ट पार्ट में एक समतल तरंग दैर्ध्य की लिखी हुई है, तो आप इसको ये ध्यान रखें कि इसमें समतल नहीं समान तरंग दैर्ध्य कर सकते हैं आप। समझ आ रही है आपको? तो तरंग दैर्ध्य समान होनी चाहिए, आवृत्ति समान होनी चाहिए और कलांतर नियत होना चाहिए। तो समतल की जगह अगर समान हो कर लो तो फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ ये सही हो जाएंगे। वेग से कोई मतलब नहीं है, वेग कम ज्यादा हो चलेगा। तो इस पे कौन कौन सा सही निकलेगा? फर्स्ट, सेकंड नहीं, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, ये हमारे सही ऑप्शन निकलेंगे। पर याद रहे केवल उस केस में जब फर्स्ट पार्ट में आप क्या लिख लेंगे? समान तरंग दैर्ध्य। ओके, 4 नंबर पे आइए, देखिए क्या लिखा है, मैं पढ़ता हूं आप भी सुनिए। एक अर्धचालक डिवाइस, एक अर्धचालक डिवाइस है, सेमीकंडक्टर डिवाइस, और ऐसी है कि एक बैटरी तथा प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में लगाई जाती है। परिपथ में धारा मिलती है हमको, ठीक। यदि बैटरी की पोलरिटी बदल दी जाए, यानी कि प्लस और माइनस को चेंज कर दें, अभी अगर प्लस इधर माइनस इधर, तो अब प्लस उधर माइनस इधर बदल दी जाए तो परिपथ की धारा लगभग शून्य हो जाती है। यह डिवाइस कौन सी हो सकती है? मुझे तो लगता है ये डिवाइस पीएन जंक्शन हो सकती है, क्योंकि पीएन जंक्शन में ही ऐसा होता था कि अगर ऐसे लगाया, फॉरवर्ड बायस है तो करंट फ्लो करेगा, पोलरिटी चेंज कर दी, रिवर्स बायस हो गया, करंट फ्लो करना बंद कर देगा वो, है ना? तो कौन सी डिवाइस हो जाएगी? ये पीएन संधि हो जाएगी। चा का चौथा पार्ट रहेगा। समझ आ गया ना आपको? तो ये इसका आंसर आ गया, फोर्थ पार्ट पीएन संधि। यही वो डिवाइस है कि पोलरिटी चेंज करने से करंट का फ्लो बंद हो सकता है उस पर, क्योंकि पोलरिटी चेंज करने से वो रिवर्स बायस में आ जाएगी, और रिवर्स बायस पीएन जंक्शन एक इंसुलेटर की तरह बिहेव करती है, कंडक्टर नहीं बनती वो। हाँ, फॉरवर्ड बायस में कंडक्टर की तरह बिहेव करेगी, ठीक है। तो ये हमारा 1 नंबर क्वेश्चन के सारे पार्ट कंप्लीट हो गए भाई। तो अभी आ जाते हैं सेकंड नंबर पे, आप इसे नोट करें, हम हटा देते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर 2 का मैं पढ़ता हूं, आप भी सुनिए। लिखा है वैद्युत चुंबकीय तरंगों में चुंबकीय ऊर्जा घनत्व का सूत्र लिखिए। आपने विद्युत चुंबकीय तरंग का लेसन पढ़ा हुआ है, उसमें वैद्युत ऊर्जा घनत्व भी होता है और चुंबकीय ऊर्जा घनत्व भी होता है। हमको यहां पर क्या करना है? वैद्युत चुंबकीय तरंगों में चुंबकीय ऊर्जा घनत्व का सूत्र लिखना है, ठीक है। तो देखिए कैसे लिखेंगे। वैद्युत चुंबकीय तरंगों में
वैद्युत चुंबकीय तरंगों में चुंबकीय ऊर्जा घनत्व। देखो, चुंबकीय ऊर्जा घनत्व का मतलब आप समझते हैं क्या होता है? चुंबकीय ऊर्जा घनत्व का मतलब है विद्युत चुंबकीय तरंगों में जो वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों प्रकार के क्षेत्र होते हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र के पास प्रति एकांक आयतन में जितनी ऊर्जा होगी उसको हम बोलेंगे चुंबकीय ऊर्जा घनत्व, और वैद्युत क्षेत्र में उसके प्रति एकांक आयतन में जितनी ऊर्जा होगी उसे बोलेंगे वैद्युत ऊर्जा घनत्व। फिलहाल तो मुझे वैद्युत चुंबकीय तरंगों में चुंबकीय ऊर्जा घनत्व के बारे में बताना है। इसे हम चाहें तो UB से लिख सकते हैं, चुंबकीय ऊर्जा घनत्व। इसका फॉर्मूला होता है बेटा 1/2 म्यू नॉट इंटू B²। ये चुंबकीय ऊर्जा घनत्व का फॉर्मूला रहता है, ठीक है। 1/2 म्यू नॉट B²। हाँ, आप जब भी कोई सूत्र लिखेंगे एक काम जरूर आप किया करेंगे, उसमें जो सिंबल यूज हुए हैं उनका मीनिंग जरूर आप बताएंगे। जैसे इसमें कौन कौन से सिंबल यूज हुए हैं? UB तो ये है बेटा चुंबकीय तरंगों में चुंबकीय ऊर्जा घनत्व। यहाँ जो म्यू नॉट आपने यूज किया है बउआ, उसके बारे में बताना पड़ेगा। म्यू नॉट क्या चीज है? यह है निर्वात की चुंबकशीलता, ठीक है। और B क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। बस हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का काम में, बस इतना ही करना है आपको। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 खा ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 खा, इसका आंसर कैसे लिखेंगे? तो पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे तो पता लगेगा। आवेशों के मध्य लगने वाले विद्युत बल की सहायता से आवेशों के बीच, यानी कि दो आवेश होंगे, उनके बीच जो वैद्युत बल लगता है जिसे हम कूलॉम बल के नाम से भी जानते हैं, याद है ना आपको? तो आवेशों के बीच लगने वाले वैद्युत बल की मदद से विद्युतशीलता का विमीय समीकरण निकालिए, ठीक है। आपको ये करना है। तो चलिए, क्या उन्होंने बोला? आवेशों के मध्य लगने वाले विद्युत बल से। तो देखिए क्या हेडिंग लिखेंगे? आवेशों के मध्य लगने वाले विद्युत बल से, आवेशों के मध्य लगने वाले विद्युत बल से विद्युतशीलता का विमीय समीकरण। विद्युतशीलता का विमीय समीकरण निकालना, ठीक है। ये हमारी हेडिंग हो गई। अब सबसे पहले आप ये मुझे बताएं, आवेशों के मध्य लगने वाले विद्युत बल का सूत्र क्या होता है? आवेशों के मध्य लगने वाला विद्युत बल F इलेक्ट्रिकल इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R², जहाँ Q1 और Q2 दोनों आवेशों की मात्राएं हैं, R दोनों के बीच का डिस्टेंस है, और एप्सिलॉन यानी कि विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता है। तो इसी का निकालेंगे, विद्युतशीलता निर्वात की हो या माध्यम की, विमीय सूत्र तो सेम आएगा ना, तो हम इससे निकाल सकते हैं। तो यहां से एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकालोगे बेटा, तो क्या मिलेगी भैया आपको बताइए? ये मिलेगी Q1 Q2 अपॉन
4 पाई एफ, ये यहाँ आ जाएगा, ये वहाँ पहुँच जाएगा, और इंटू आर स्क्वेयर। हमको विमीय सूत्र चाहिए, तो एप्सिलॉन नॉट का विमीय सूत्र, आवेश का विमीय सूत्र क्या होता है? एटी। एटी इसका भी लिखोगे, एटी इसका भी लिखोगे, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ए स्क्वेयर टी स्क्वेयर अपॉन 4 पाई का तो कोई विमीय सूत्र होगा नहीं, बल का विमीय सूत्र एम एल टी माइनस 2, डिस्टेंस के लिए एल करेंगे और स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर लगा देंगे। अब इसे कैलकुलेट करिए। देखो m तो केवल एक ही जगह पर है, तो ये ऊपर जाएगा तो m माइनस 1, एल इंटू एल स्क्वेयर, एल क्यूब, और ये न्यूमरेटर में जाएगा तो -3। t माइनस 2 जब ये ऊपर जाएगा तो ये भी प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है ही, तो t4 और a2, m माइनस 1 l माइनस 3 t4 a2। ये डायमेंशनल फॉर्मूला मिलेगा आपको एप्सिलॉन का, m माइनस 1 l माइनस 3 t4 a2, दूसरे का खा, ये आपको आंसर मिल जाएगा इसका। तो क्या ये क्वेश्चन आपको समझ नहीं आया? आया? अच्छा, इसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 गा। क्वेश्चन नंबर 2 गा आंसर। क्वेश्चन सुनिए पहले। परस्पर लंबवत लगे हुए विद्युत क्षेत्र कैपिटल ई तथा चुंबकीय क्षेत्र कैपिटल बी में एक इलेक्ट्रॉन बिना विक्षेपित हुए सीधी गति करता है। मतलब एक ऐसा स्थान है जहां पर विद्युत क्षेत्र भी लगाया गया है और चुंबकीय क्षेत्र भी लगाया गया है, और दोनों परस्पर लंबवत लगे हुए, और इनके प्रभाव में जब एक इलेक्ट्रॉन इनके बीच में एंटर करता है तो वो उस पर दोनों प्रकार के बल लगेंगे, वैद्युत बल भी लगेगा, चुंबकीय बल भी लगेगा, लेकिन ना तो वो वैद्युत बल की तरफ मुड़ता है और ना चुंबकीय बल के प्रभाव में चलता है, वो सीधे निकल जाता है। इसका मतलब आप जानते हैं? इसका मतलब ये हुआ कि उस इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले वैद्युत बल और चुंबकीय बल के परिमाण बराबर और दिशाएं विपरीत, तभी ऐसा हो सकता है। वैद्युत बल उसको जितना एक तरफ मोड़ना चाहेगा, चुंबकीय बल उल्टी दिशा में मोड़कर उसको उतना ही बल लगा के सीधा कर देगा। तो ये तभी हो सकता है जब इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला वैद्युत बल और चुंबकीय बलों के परिमाण बराबर तथा दिशाएं विपरीत हों, ये तभी पॉसिबल है। और ये आप पढ़ भी चुके हैं, जब आपको मैग्नेटिज्म का चैप्टर आप पढ़ रहे थे, उसमें एक आर्टिकल आया था वेलोसिटी फिल्टर, वेलोसिटी फिल्टर, वहां पर आपने ये चीज पढ़ी हुई है। आपको याद नहीं आ रहा है तो आप जब घर जाएंगे तो अपनी कॉपी पलट के देखेंगे, या वेलोसिटी फिल्टर का आर्टिकल आप वीडियो में भी देख सकते हैं, वहां पर भी आपको मिल जाएगा, पूरी डिटेल वहां पर है। तो कॉपी में देखें, नहीं समझ में आता है वीडियो से आप उसको समझ लें अच्छे से। गति करता है इलेक्ट्रॉन के वेग का सूत्र ई और बी के पदों में लिखिए। आपको डिराइव नहीं करना कुछ भी, बस क्या करना है, इलेक्ट्रॉन के वेग का सूत्र ई और बी के पदों में लिखना है। ठीक है, तो क्या हेडिंग बनेगी बताइए, बस क्वेश्चन में से हेडिंग निकाल लो। परस्पर लंबवत लगे हुए परस्पर लंबवत लगे हुए विद्युत क्षेत्र परस्पर लंबवत लगे हुए विद्युत क्षेत्र कैपिटल ई एवं चुंबकीय क्षेत्र कैपिटल बी में एक इलेक्ट्रॉन
में एक इलेक्ट्रॉन बिना विक्षेपित हुए सीधी गति करता है। इलेक्ट्रॉन बिना विक्षेपित हुए सीधी गति करता है। इलेक्ट्रॉन के वेग का सूत्र इलेक्ट्रॉन के वेग का सूत्र ई तथा बी के पदों में। ठीक, ये हमारी हेडलाइन हो गई। अब हम इसमें फॉर्मूला नोट कर देंगे। क्या फॉर्मूला होगा? V इज इक्वल टू ई अपॉन बी। ये फॉर्मूला होता है। आप चाहें तो इनके सिंबल के अर्थ बता सकते हैं। जैसे लिख सकते हैं वेयर V क्या चीज है बेटा? इलेक्ट्रॉन का वेग। ई क्या चीज है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बी क्या है भाई? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ये इनके सिंबल्स के अर्थ। बस इतना सा आपको करना है। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 2 गा। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। घा नंबर पे ध्रुवण से रिलेटेड क्वेश्चन है जो कि हमको करना नहीं है 2021 में केवल। बाकी आगे फिर हो सकता है आ जाएगा, हो सकता है कि आएगा ही। अंगा, क्वेश्चन नंबर 2 अंगा। क्वेश्चन नंबर 2 अंगा। आंसर क्वेश्चन में पढ़ता हूं, आप गौर से सुनिए। हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसकी तीसरी कक्षा की ऊर्जा क्या होगी? आपको फॉर्मूला याद होगा। चलिए पहले मैं लिख देता हूं कि दिया क्या है। ये एक न्यूमेरिकल है और न्यूमेरिकल में हमको दिया है हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, इसे आप चाहें तो E1 से लिख सकते हैं और ये वैल्यू है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इसकी तीसरी कक्षा की ऊर्जा क्या होगी ज्ञात करना है। हाइड्रोजन परमाणु की तीसरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा E3 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब क्या आपको याद है कि हाइड्रोजन परमाणु की nवीं कक्षा के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी होती है? हाइड्रोजन परमाणु के nवीं कक्षा के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, इस ऊर्जा का फॉर्मूला होता है वैसे तो देखो बेटा, आपने पढ़ा होगा इसका फॉर्मूला -13.6 अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सभी स्टूडेंट्स को याद होगा। लेकिन इसमें एक काम कर सकते हैं कि इसकी जगह पर -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जगह क्या लिख सकते हैं? E1। तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा?
ये फॉर्मूला उस समय बन जाएगा E1/n²। नहीं समझ आया? क्यों? क्योंकि En का फॉर्मूला कितना था? -13.6/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जगह E1/n²। अब तीसरी कक्षा चाहिए, तो n इज इक्वल टू, फॉर n इज इक्वल टू 3, E3 इज इक्वल टू, तीसरी कक्षा की इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा चाहिए तो n की जगह 3 लिख दिया हमने। ये बन जाएगा E1/3²। 3² मीन 9, E1 -13.6/9। E3 की वैल्यू आएगी -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। डिवाइड करना सबको आता है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता हमने डिवाइड करके आपको दिखाया कि नहीं दिखाया। 9 का भाग -13.6 में देना है, और ये छोटे बच्चों का काम है, ठीक है? इसलिए आप कर लीजिए, उतना आंसर आएगा इस पे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 चा में आ जाते हैं, जिसमें लिखा है प्रकाश के विवर्तन से क्या तात्पर्य है। ठीक है, तो आप इसको नोट करें, इसके बाद हम इसको हटाते हैं, फिर इस पर आते हैं 2 के चा पर। क्वेश्चन नंबर 2 में सबसे लास्ट पार्ट है चा। प्रकाश के विवर्तन से क्या तात्पर्य है? आंसर बताइए, प्रकाश के विवर्तन से आपका कुछ तात्पर्य है या नहीं है? क्या होता है प्रकाश का विवर्तन? जब प्रकाश किसी अवरोध के किनारों पर पड़ता है तो वह शैडो एरिया की तरफ मुड़ जाता है। प्रकाश का अवरोध के किनारों पर पड़कर शैडो एरिया की तरफ मुड़ना ही प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। नहीं समझ आया आपको? ठीक है, और इसकी वजह से शैडो हमेशा कैसी हो जाती है? छोटी हो जाती है, विवर्तन की वजह से ही। ठीक है, बस डिफाइन करना है आपको, तो नोट कर लेते हैं। प्रकाश का विवर्तन, जब प्रकाश किसी सूक्ष्म अवरोध के किनारों पर पड़ता है तो वह परछाई वाले क्षेत्र की ओर परछाई वाले क्षेत्र की ओर मुड़ जाता है। ठीक है, परछाई वाले क्षेत्र की ओर मुड़ जाता है। प्रकाश का अवरोध के किनारों पर पड़कर परछाई वाले भाग की ओर या परछाई वाले क्षेत्र की ओर मुड़ना प्रकाश का विवर्तन कहलाता है।
प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। ठीक है, ये प्रकाश का विवर्तन हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं अब हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर मैं पढ़ता हूं, आप भी ध्यान से देखिए। लिखा है वैद्युत द्विध्रुव P के द्विध्रुव की अक्ष में केंद्र से r दूरी पर वैद्युत विभव का व्यंजक लिखिए। ड्राइव नहीं करना, केवल लिखना है आपको। इस वैद्युत द्विध्रुव को 90 डिग्री घुमा देने पर उसी बिंदु पर वैद्युत विभव का मान क्या होगा। चलिए मैं एक छोटे से फिगर की मदद से आपको पहले बताता हूं। देखो इसमें 2 आंसर हमको देने हैं, तो दोनों को मैं 1 बाय 1 हेडिंग बनाऊंगा और उसके बाद उनके आंसर लिखेंगे। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P वाले वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P वाले वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष में केंद्र से स्मॉल r दूरी पर वैद्युत विभव का व्यंजक। ठीक, पहले तो हमको ये करना है, मैं इसका फिगर आपको बना के दिखाऊं। ये मान लिया हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल है। इस इलेक्ट्रिक डाइपोल में यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज Q है और ये पॉजिटिव चार्ज Q है। इसका ये मिड पॉइंट सेंटर O, इधर की आधी डिस्टेंस L, ये भी डिस्टेंस L, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 2L। ठीक, ये द्विध्रुव की अक्ष है। उन्होंने बोला अक्ष पर केंद्र से स्मॉल r डिस्टेंस पर, ये केंद्र है, यहां से स्मॉल r डिस्टेंस पर, यहां पर एक बिंदु कोई भी मान लो आप, कैपिटल P, और इस बिंदु पर हमें विभव का, दूरी पर वैद्युत विभव का व्यंजक लिखिए। तो V एट पॉइंट P इज इक्वल टू, क्या आप बता सकते हैं ये वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति पर इन डाउन पोजीशन पर पॉइंट है, यहां पर विभव का सूत्र क्या बनता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/r²। ये फॉर्मूला मिलेगा आपको। ठीक, अब इसके बाद इस वैद्युत द्विध्रुव को 90 डिग्री घुमा देने पर उसी बिंदु पर वैद्युत विभव क्या होगा। देखो यहां पर आप चाहें तो इनके सिंबल के बारे में बता सकते हैं। P क्या चीज है, P है वैद्युत द्विध्रुव का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। जो P है वो वैद्युत द्विध्रुव का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। ठीक है, R द्विध्रुव के केंद्र से अभीष्ट बिंदु की दूरी, द्विध्रुव के केंद्र से अभीष्ट बिंदु की दूरी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक का कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू 9 × 10⁹।
ठीक है। अच्छा, इसी में बोल रहे हैं कि इस वैद्युत द्विध्रुव को 90 डिग्री घुमा देने पर इस वैद्युत द्विध्रुव को इस वैद्युत द्विध्रुव को 90 डिग्री घुमा देने पर उसी बिंदु पर वैद्युत विभव ये हमारा अगला हेडिंग हो गई। अब देखिए बेटा, इसी वैद्युत द्विध्रुव को हम 90 डिग्री घुमाएंगे, चाहे आप ऐसा घुमा दो या ऐसा घुमा दो, कैसा भी घुमा दो आप इसको। ये हमने ऐसा घुमा दिया, यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, ये मिड पॉइंट है, ये डिस्टेंस L है और ये डिस्टेंस भी L, इसके इधर डिस्टेंस L, इसके इधर डिस्टेंस L, ठीक। और उसी बिंदु पर, बिंदु तो देखो आपने बेटा इसको ऐसा घुमा दिया है, पर पॉइंट तो अभी भी यहां पर है, तो पॉइंट अभी भी यहां पर है। अब इस बिंदु पर आपको वैद्युत विभव का मान बताना है। आप थोड़ा सा याद करिए फिगर देख करके कि इस बार जो बिंदु P है वो इस द्विध्रुव की निरक्ष पर है निरक्ष पर, और निरक्ष पर विभव का मान कितना होता है? वैद्युत द्विध्रुव की निरक्ष पर विभव का मान होता है 0, तो पोटेंशियल एट पॉइंट P विल बी 0। आपको डिराइव नहीं करने थे, केवल फॉर्मूले लिखने थे, तो हमने लिख दिए भाई। समझ आ गया ना आप सभी को? अच्छा बेटा, इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 खा। क्वेश्चन नंबर 3 खा। आंसर देखिए, लिखा हुआ है एक्स वाई तल में रखी 0.2 मीटर स्क्वायर पृष्ठ क्षेत्रफल की कुंडली। एक्स वाई तल, ये हमने देखो, ये हमने एक्स वाई तल मान लिया, और एक्स वाई तल में अगर ये एक्स वाई और ये जेड, तो एक्स वाई तल में ये एक कुंडली रखी हुई है, ठीक। ऐसा आप समझ लें, ऐसे कॉइल ये रखी हुई है एक्स वाई तल में। तो एक्स वाई तल में रखी 0.2 मीटर स्क्वायर पृष्ठ क्षेत्रफल की, इसका जो पृष्ठ क्षेत्रफल है वो है 0.2 मीटर स्क्वायर। बेटा थोड़ा ध्यान से देखिए, अगर ये एक पृष्ठ क्षेत्रफल है, ऐसे ही रखी हुई है अगर, तो इसका एरिया वेक्टर कहाँ होगा? ऐसे होगा, होगा कि नहीं, लंबवत। तो इसके अकॉर्डिंग इसका एरिया वेक्टर इस तरफ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? लंबवत ही हो तो होगा। अगर एक्स वाई तल में कॉइल रखी है, तो जब इसके लंबवत आप बनाओगे तो वो जेड अक्ष के अनुदिश ही तो आ जाएगा। देखो ना आप, जेड एक्सिस के अनुदिश आ जाएगा। इसलिए एरिया वेक्टर की वैल्यू क्या होगी? एक्स अक्ष की दिशा में इकाई सदिश आई कैप, वाई अक्ष की दिशा में इकाई सदिश जे कैप, और जेड अक्ष की दिशा में इकाई सदिश के कैप। तो एरिया वेक्टर का मान हमको पता लगाना है। क्या आपको याद है किसी भी चीज का फुल वेक्टर कैसे निकालते हैं? उसके मापांक में उस दिशा के इकाई सदिश का गुणा करवा देते हैं। तो एरिया वेक्टर निकालना, तो एरिया का मापांक क्या है? 0.2, और उसी दिशा के इकाई सदिश से गुणा कर दीजिए। उस दिशा का इकाई सदिश क्या है? के कैप, तो के कैप से मल्टीप्लाई करवा दिया। यह एरिया वेक्टर की वैल्यू निकल करके आ गई। आप चाहें यहां मीटर स्क्वायर नोट कर सकते। पहले ये बताओ, ये आपको समझ आया कि नहीं आया? इतना फिर से, अगर एक्स वाई तल में कॉइल रखी है, उसका एरिया वेक्टर
तल के लंबवत होता है। अब एक्स वाई तल के लंबवत अगर बनाओगे तो वो जेड अक्ष के अनुदिश ही तो आ जाएगा, और उस समय उसका फुल वेक्टर परिमाण गुणे इकाई सदिश से निकालेंगे। ये कैसे, आप सबको याद होगा, ए कैप की वैल्यू कैसे निकालते थे, वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए। तो अगर हमको फुल वेक्टर चाहिए तो उसके लिए इसको इधर भेजना पड़ेगा, मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर ए इंटू ए कैप। किसी का भी फुल वेक्टर चाहिए, उसके मापांक का गुणा उसके परिमाण का गुणा उसी दिशा के इकाई सदिश से आपको कर देना है, इससे उसका फुल वेक्टर आ जाएगा। ये हमने कर दिया। आगे लिखा हुआ है पृष्ठ क्षेत्रफल की कुंडली से वेक्टर बी की वैल्यू भी दी है उन्होंने। वेक्टर बी की वैल्यू दी गई है हमको, ये है 3i कैप प्लस 4k कैप टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र का यूनिट टेस्ला होता है ना, इतने टेस्ला का बद्ध फ्लक्स ज्ञात करिए। एक बार मैं फिर से पढ़ता हूं, आप एक बार और समझ लें। लिखा है एक्स वाई तल में रखी 0.2 मीटर स्क्वायर पृष्ठ क्षेत्रफल की कुंडली से B इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 4k कैप टेस्ला का बद्ध फ्लक्स ज्ञात करिए। आपको इतनी चीजें गिवन हैं, ठीक है। फाइंड आउट क्या करना है हमको फाइंड आउट करना है चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता इतनी है, एरिया वेक्टर वो है, तो कितना फ्लक्स उस एरिया से पास होगा। बेटा आप याद करें, अब हम इसका हल करते हैं। आप याद करिए, जो चुंबकीय फ्लक्स होता है एक अदिश राशि है और बी और ए के अदिश गुणनफल के बराबर होती है। इसका फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, ठीक है। वेक्टर बी की वैल्यू कितनी होगी, 3i कैप प्लस 4k कैप, डॉट वेक्टर ए की वैल्यू कितनी है, 0.2k कैप, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, हमको इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट करना है बेटा। आप याद है डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं दो वेक्टर्स का, सिंपल मेथड, आई वाले को आई वाले से, जे वाले को जे वाले से, के वाले को के वाले से। आई वाला यहां तो है पर इसके पास नहीं है, छोड़ दो। के वाला इसके पास और इसके पास, दोनों के पास है, गुणा कर लो। और जे वाला दोनों के पास भी नहीं है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, 4 को मल्टीप्लाई करोगे 0.2 से, तो क्या बनेगा 0.8 के कैप डॉट के कैप, के कैप डॉट के कैप, और के कैप डॉट के कैप की वैल्यू 1। तो ये 5b की वैल्यू आ जाएगी 0.8, और क्योंकि ये फ्लक्स है तो इसका मात्रक क्या होता है, वेबर। इस तरह से इस समतल पृष्ठ से गुजरने वाला चुंबकीय टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा, आंसर है 0.8 वेबर। 3 का गा देखे, रेडियो एक्टिविटी से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये आपके 2021 के सिलेबस में नहीं है। आप इसका घा देखेंगे, इसमें भी बेटा आप देखेंगे कि एक ये गेट्स वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन है, और वो भी अब आपके सिलेबस में नहीं है, तो इसको भी छोड़ दीजिए। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 तक के सारे क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। क्या आपको ये चीजें सब समझ आ रही हैं? नहीं समझ आया तो क्वेश्चन नंबर 4 और उससे आगे के क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन नेक्स्ट क्लास में कर लेते हैं, ठीक है। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे। थैंक यू।